हेलो इंजीनियर्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अगले 10 मिनट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, बल्कि कवर नहीं खत्म करने वाले हैं। यह है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की भाषा हम कहते किसे हैं। तो कंप्यूटर की भाषा बेसिकली क्या है बच्चे? यह है एक समूह, ग्रुप। किस चीज का ग्रुप है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ वोकेबलरी और सेट ऑफ सिंटैक्स। ठीक है, इन तीनों चीजों को ग्रुप करके, इन तीनों चीजों को मिला करके जो है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज बनती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज का जो काम है वो है कम्युनिकेट करने का। जो यूजर है उसकी बात को कंप्यूटर आसानी से समझ पाए, उसके बाद में प्रोसेस कर पाए और फिर यूजर की भाषा में उसको आउटपुट दे पाए। इसी का काम बच्चे आपका कंप्यूटर लैंग्वेज करता है। बाकी बच्चे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो भाषा समझता है, सभी को बेसिकली मालूम है कि जो बाइनरी डेटा है 0 और 1, उसी की भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है और इसे क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा या फिर मशीन कोड कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। दो लेवल जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज है जो कि फर्दर दो भागों में आपकी कैटेगराइज है। पहला आपका मशीन लैंग्वेज है, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज है। ठीक है, पहली जनरेशन बच्चे आपका सिर्फ मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। सेकंड जनरेशन में जो है आपका असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुई। फिर तीसरा प्रकार है बच्चे आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जो कि थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई है और आज की डेट में भी थर्ड जनरेशन वाली जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, फोर्ट्रॉन है, ये सारी की सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। डिफरेंस क्या है? जो लो लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की समझ में ज्यादा आती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसान की समझ में ज्यादा आती है, इंसानी भाषा के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, अब हम अगर लो लेवल लैंग्वेज को और अच्छे से उसका कैटेगराइजेशन पढ़े तो सबसे पहले मशीनी लैंग्वेज है। ये आपका बाइनरी कोड यानी कि 0 और 1 की लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसका एडवांटेज क्या है बच्चे? कि बहुत ही जल्दी जो है इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है सीपीयू उसको समझ पाता है। इसके लिए किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में 0 और 1 की जगह इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के सिंटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, मेनोमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऐड, सब, मूव। ठीक है, इसमें आपकी बाइनरी नहीं, 0 और 1 नहीं, इसमें आपके इंग्लिश अल्फाबेट के जो मेनेमोनिक्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है असेंबलर। ये काम करता है इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ पाएगा, सीपीयू इस भाषा में कुछ नहीं समझ पाएगा अगर आपके कंप्यूटर में असेंबलर नाम का प्रोग्राम नहीं है तो। ठीक है, तो इसका भी आपको नाम याद करना है कि ये जो है मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी कि मानव के द्वारा जो बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है, इस भाषा की बात करते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो है आपका कि सामान्य अंग्रेजी शब्दों, गणितीय प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, हमारी समझ में आराम से आ जाता है। हार्डवेयर से जो है आपका इंडिपेंडेंट रहता है, किसी भी कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है। ठीक है, इसको लर्न करना, इसको राइट करना, इसको डीबग करना आसान है बजाय कि मशीन लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से जो है इसमें गलतियां सुधार हो जाती हैं, हम अच्छे से इसको पढ़ पाते हैं, अच्छे से इसको लिख पाते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है आपका ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है। लेकिन इस भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें दो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, दो प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। एक प्रोग्राम आपका कंपाइलर है, दूसरा आपका इंटरप्रेटर है। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। इनका काम ही यही होता है कि जो आपकी ये हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट किया जाए। तो कन्वर्ट किस में करता है? मशीनी लैंग्वेज यानी कि 0 और 1 की भाषा में। इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी एग्जांपल्स हैं, कुछ लैंग्वेज है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो जैसे आपका फोर्ट्रॉन है, इसके बारे में पहला क्वेश्चन बनता है इसका फुल फॉर्म बताओ। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ये बच्चे आपकी साइंटिफिक और मैथमेटिकल भाषा है। ठीक है, मतलब कि ये पहली उच्च स्तरीय भाषा भी थी और इसका इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। उसके बाद आपका कोबोल है, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और दूसरा जो है इसका इस्तेमाल याद करना है, ये व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपकी सी है, C++ है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है, गेम्स बनाने के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। फिर आती है आजकल की यानी कि जावा का इस्तेमाल किया जाता है एंड्रॉइड के एप्लीकेशन को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और इसे जो है राइट वंस और रन एनीवेयर भी कहा जाता है ना। इसके बारे में ये क्वेश्चन बच्चे बहुत बार आता है कि राइट वन एंड रन एनीवेयर ये किसे कहा जाता है। तो ये
ये जावा को कहा जाता है। फिर आती है आपकी पाइथन। पाइथन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, इनको डिजाइन करने के लिए जिस हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो है आपकी पाइथन, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस बच्चे लैंग्वेजेस हैं, इनका इस्तेमाल, इनका प्राइमरी यूज जो है आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुछ ट्रांसलेटर की, है ना। अभी हमने पढ़ा कि असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। इनके अगर ये ना हो, अगर ये ट्रांसलेटर ना हो, तो जो इंसानी भाषा है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है या फिर जो असेंबली लैंग्वेज है, वो सीपीयू को समझ में ही नहीं आएगी। तो ये बच्चे आपकी असेंबलर है। असेंबलर का काम क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। जो कंपाइलर है ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन सभी को एक साथ करता है, ऑल एट वंस। यही काम इंटरप्रेटर भी करता है, लेकिन धीरे धीरे करता है, लाइन बाय लाइन करता है ना, एक एक करके जो है आपका ये कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है। बाकी कई बार ये एग्जामिनर पूछता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों में से ज्यादा जल्दी कौन काम करेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंपाइलर है बच्चे, ये जो है आपका इसका एग्जीक्यूशन फास्टर है। जो इंटरप्रेटर है इसका एग्जीक्यूशन जो है स्लोअर है ना। ये जो है आपका धीरे धीरे काम करता है, लेकिन इसका डीबगिंग जो है वो आसान होता है, ठीक है। अब एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो आता है आपका लो लेवल का और हाई लेवल का, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज भी होती हैं, जैसे कि मार्कअप लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना। इनमें से बच्चे आपका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका HTML, है ना। जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसके बारे में पूछा जाता है कि किस प्रकार की है, तो इसे आपको याद रखना है कि ये आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज की जो है आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज है, आपका फंक्शनल लैंग्वेज है, आपका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा जो है ना, क्योंकि इससे एंड्रॉइड के एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, तो वैसी बात है कि ये लिखने के काम आती है। तो जावा स्क्रिप्ट आपकी क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा जैसे आपकी फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये बस आपको बेसिक से याद रखना है। बाकी जो है आपकी लो लेवल में आपकी असेंबली आ जाती है और मशीन लैंग्वेज में आपका सिंपल सा एग्जांपल आ जाता है बाइनरी, है ना, क्योंकि 0 और 1 के अलावा कुछ इसमें और है ही नहीं। तो बाइनरी सिर्फ 0 और 1 आपको याद रखना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे हमारा यहाँ पे कवर होता है। अगर इसी तरीके के टॉपिक को आप लोग कवर करना चाहते हैं मेकडिजी मैकेनिकल के साथ में जुड़ करके, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे RRB JEE CBT 2 के लिए प्रिपेयर होने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको लाइव क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको जो है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और इन्वायरमेंट की ई बुक पे मिलेगी, ठीक है। तो सब कुछ मिल जाएगा आपको मेकडिजी मैकेनिकल पे। उसके अलावा जो है आपकी यहाँ पे बच्चे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है CBT 2 के लिए। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो कि अभी सोच रहा है कि आने वाले 15 दिन में करूंगा या फिर एग्जाम से पहले जो 15 दिन होंगे उनमें करूंगा प्रैक्टिस, है ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप को और बेहतर अपनी स्पीड को, अपनी एक्यूरेसी को एनहांस करने पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, अभी ये छूट गया, अभी वो छूट गया, है ना। छूटने के लिए तो एग्जाम से पहले दिन तक आपका कोई चीज कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते रहेंगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।